Dear students, myself C.P. Saini, Assistant Professor in Chemistry, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें हम रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, उनके बीच में या उनके मध्य में जो क्रियाशील स्पीसीज बनती हैं वो मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट कहलाती हैं। तो इस सिलेबस में या इस चैप्टर में हम विभिन्न इंटरमीडिएट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। तो अब हम फर्स्ट इंटरमीडिएट देखते हैं, कार्बोकेटाइंस या कार्ब धनायन। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्ब धनायन कहलाती हैं। मतलब स्पीसीज के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वो कार्बोकेटाइन कहलाती हैं। अब कार्बोकेटाइन बनता कैसे है? तो सहसंयोजक बंध से जुड़ा कार्बन अन्य उच्च विद्युत ऋणी से जुड़ा होने पर विस्मास विखंडन से बनने वाली स्पीसीज कार्ब धनायन कहलाती है। जैसे हम देखें कि कार्बन और कार्बन से क्या जुड़ा हो, हेलोजन CX। तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन X की तरफ आते हैं, जिससे X पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आते ही क्या बन जाएगा, कार्ब धनायन। इस तरह से कार्ब धनायन का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखें इसके करैक्टर क्या क्या होंगे। तो कार्ब धनायन या कार्बोकेटायन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित कार्बन युक्त स्पीसीज क्या होगी, कार्बोकेटायन। सेकंड है ये होगा ट्राईवेलेंट या त्रिसंयोजी। इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3। इसके साथ 3 बंध बने होंगे। तीसरी कंडीशन है इस पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट कंडीशन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसा हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि ऑल केटाइंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्ब केटायन इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, और इसकी स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। जो इसकी स्ट्रक्चर हम इस तरह से बना सकते हैं। ये होंगे कार्बोकेटाइन के कैरेक्टर। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कार्बोकेटाइंस या कार्ब धनायन के प्रकार, कि जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है वो कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है। इस आधार पर ये अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी कार्बोकेटायन, कि जब धनावेशित कार्बन किसी एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो या किसी अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं हो। दोनों कंडीशन हो सकती हैं, किसी अन्य कार्बन से जुड़ भी सकता और नहीं भी। फॉर एग्जांपल CH3 पॉजिटिव, किसी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। या CH3 CH2 पॉजिटिव, कि CH2 किसी एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कहलाता है प्राइमरी कार्बोकेटायन। सेकेंड कंडीशन है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, कि जब धनावेश द्वितीय कार्बन पर उपस्थित हो तो उसे द्वितीय कार्ब धनायन या सेकेंडरी कार्बोकेटायन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो CH पॉजिटिव, इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं दोनों तरफ CH3, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी। नेक्स्ट कंडीशन है टर्सरी कार्बोकेटायन, कि जब धनावेशित कार्बन तृतीय कार्बन पर उपस्थित हो या पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो, वो क्या कहलाएगा, टर्सरी कार्बोकेटायन। इस तरह से हम कार्बोकेटायन को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, तो इसका फॉर्मेशन के अलग अलग मेथड है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के 2 मेथड लिखें, 3 लिखें। तो हम यहाँ 4 मेथड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट है एल्किल हैलाइड के विस्मास विखंडन से या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ एल्किल हैलाइड, कि RX में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन X की तरफ आए दोनों, तो X पर नेगेटिव चार्ज और R पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। सेकंड है एल्कोहल के प्रोटोनीकरण से या फ्रॉम प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ROH की रिएक्शन H पॉजिटिव से करें तो ये फर्स्ट बनेगा ROH2 पॉजिटिव, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये बन जाएगा R पॉजिटिव।
थर्ड रिएक्शन है एल्किनों के प्रोटोनीकरण से या प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का प्रोटोनेशन से भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट मेथड है कार्बोनिल यौगिकों के प्रोटोनीकरण से। CO कार्बोनिल समूह है, इसकी रिएक्शन H पॉजिटिव से करें तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O OH पॉजिटिव, और फिर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आएंगे तो कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से इन रिएक्शन के द्वारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कि कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी क्या होगी। कि कार्बोकेटाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोकेटाइन रिएक्टिव स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि धनायन में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका ऑक्टेट क्या रहता है, इनकम्प्लीट या पूर्ण नहीं होता। तो ये अपना ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे से क्रिया करता है, अर्थात उससे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की ये प्रवृत्ति रखता है। तो उससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ये, इसलिए फास्ट रिएक्टिव या तीव्र क्रियाशील होता है। और इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी के कारण यह लुईस एसिड के रूप में बिहेव करता है। कई बार पूछ लेते हैं कि कार्बोकेटाइन की नेचर क्या होगी, तो ये लुईस एसिड के रूप में बिहेव करते हैं। इसकी स्टेबिलिटी देखें कि जो पॉजिटिव चार्ज को फैला देते हैं या डीलोकेलाइज करते हैं, या दूसरे वे में बोलें कि कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज को जो कम करते हैं वो स्थायित्व को बढ़ाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते हैं वो स्थायित्व को कम कर देते हैं। तो इसका स्थायित्व किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कार्बोकेटाइन्स का स्थायित्व के लिए फैक्टर है सबसे फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव आई एंड नेगेटिव आई। देखो पॉजिटिव आई से वो करते हैं एल्किल समूह है, तो एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको ये कम कर देता है। या दूसरे वे में बोलें कि एल्किल समूह हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इसके पॉजिटिव चार्ज को फैला देता है, जिससे पॉजिटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन होता है और इसके स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसके डीलोकेलाइजेशन या पॉजिटिव चार्ज को फैलाना अल्फा हाइड्रोजन पर निर्भर करता है। अल्फा हाइड्रोजन जितने अधिक होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही अधिक होगा, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, अधिक। इस आधार पर हम कार्बोकेटाइन का ऑर्डर लिख सकते हैं कि टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्सरी में देखिए हम कार्बन पॉजिटिव पे 3 CH3 जुड़े हुए हैं, ये सब अल्फा हाइड्रोजन है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन जितने अधिक होंगे स्टेबिलिटी उतनी अधिक हो जाएगी। तो कोई भी कार्बोकेटाइन दिया हुआ हो उसमें सबसे फर्स्ट देखेंगे हम कि अल्फा हाइड्रोजन जितने अधिक है वो स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद कम वाला। इस तरह से हम इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर के आधार पर अरेंज कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर होगा रेजोनेंस या अनुनाद, कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है उसके साथ कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड आ रहा है। पाई बॉन्ड यदि कॉन्जुगेशन में है तो पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन के कारण पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। कि पॉजिटिव या नेगेटिव के चार्ज के साथ डबल बॉन्ड यदि कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट रूप से उपस्थित है, तो वो चार्ज का डीलोकेलाइजेशन कर देता है, और चार्ज का डीलोकेलाइजेशन होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अनुनाद जितना अधिक होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस बढ़ने से पॉजिटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन अधिक होगा, और पॉजिटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका ऑर्डर हमने लिखा है, जैसे देखें हम कि पॉजिटिव चार्ज के साथ जब 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हों तो तीनों रिंग में पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन होगा, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखो, 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हैं, उसमें चार्ज का डीलोकेलाइजेशन 3 की तुलना में क्या होगा, कम, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। उसके बाद क्या जुड़ी हुई है, एक रिंग, और उसके बाद है एलाइल रेडिकल। CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, इसे एलाइल समूह बोलते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो एलिल कैटाइन, नेगेटिव है तो एलिल एनाइन, और अन्य कोई ग्रुप जोड़ दें, मान लीजिए OH जोड़ दिया तो एलिल एल्कोहल, हेलोजन जोड़ दिया तो एलिल हैलाइड। तो एलिल समूह के बारे में बहुत बार पूछा
जाता है। तो जितना अधिक रेजोनेंस होगा उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी अधिक हो जाएगी। अब देखो हम स्टेबिलिटी के लिए दो फैक्टर पढ़ रहे हैं, एक प्लस आई प्रभाव या हाइपर कॉन्जुगेशन और दूसरा रेजोनेंस। यदि हमें एग्जाम्पल मिक्सअप करके दे दें कि जिनमें रेजोनेंस भी हो और हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो, तो ध्यान रखें रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन पर डोमिनेंट होता है, अर्थात जिस कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस है वह हाइपर कॉन्जुगेशन वाले कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल होगा। फिर वहाँ पर हम अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कंसिडर नहीं करनी है। यदि रेजोनेंस है, जैसे एलिल कार्बोकेटाइन है, उसके स्टेबिलिटी भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से अधिक होगी, जबकि 3 डिग्री में देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, बट इसमें क्या है रेजोनेंस के कारण केवल 2 स्ट्रक्चर बन रही हैं। बट रेजोनेंस वाला कार्बोकेटाइन हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन पर डोमिनेंट रहेगा, अर्थात उससे अधिक स्टेबल होगा। जिसको यहाँ लिख भी दिया हमने कि अनुनाद युक्त कार्बोधनायन प्रेरण व अति संयुग्मन युक्त कार्बोधनायन से अधिक स्थायी होता है। अलग अलग वे में तो हम आराम से लिख देंगे, यदि मिक्सअप कर दें तो पहले रेजोनेंस वाले, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन वाले की स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट है कार्बोकेटाइंस की रिएक्शन या रिएक्शंस विद कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन किस तरह की रिएक्शन शो कर सकता है? तो देखो पहला तो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये रिएक्शन शो कर सकता है। इसके साथ जो X जुड़ा हुआ है वह X नेगेटिव के रूप में हटेगा, और जिस स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज हो वो बड़ा हमने क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल। तो इससे बन गया कार्बोकेटाइन, और फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर इससे जुड़ सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल। इस तरह से क्या होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की एक X नेगेटिव हटा और उसके स्थान पर दूसरा OH माइनस जुड़ गया। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। दूसरी है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन का मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं कि कोई समूह का यहाँ से निकल जाए, उसका विलोप होना। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले X हटा नेगेटिव के रूप में, तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो अब यहाँ से एक H अपना इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाता है और क्या बन गया, एल्कीन। तो यहाँ तो निकला X नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, ये तो बना देते हैं HX। तो ये रिएक्शन कहलाती है विलोपन अभिक्रिया। थर्ड टाइप की रिएक्शन है पुनर्विन्यास रिएक्शन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, रीअरेंजमेंट में न तो कोई समूह बाहर निकलता और न ही कोई जुड़ता है, केवल उसी में परमाणु या समूह की स्थिति परिवर्तित होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन मोस्टली होती हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन जैसे प्राइमरी है, यदि उसमें ऐसी कंडीशन हो कि वो सेकेंडरी और टर्सरी में कन्वर्ट हो रहा है तो इजीली सेकेंडरी और टर्सरी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी से मोर स्टेबल है, और यदि कोई सेकेंडरी टर्सरी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो भी इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी से मोर स्टेबल है। तो देखो जैसे एग्जांपल लिया हमने, कौन सा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी, और जैसे CH3 समूह है हटकर CH2 से जुड़ता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये टर्सरी में। तो ऐसी रिएक्शन कार्बोकेटाइन शो करता है। इस तरह से ये हमारे सिलेबस का एक इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन, इसको हमने पढ़ा है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसको आराम से पढ़ेंगे, इसका PDF की स्टडी करेंगे। फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।